अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। बजट की गहमा गहमी है, रौनकें हैं, सियासी भी खींचातानी जारी है। ऐसे में आपको पता है गुज़श्ता महीने ही ये बात आई थी या कयास हो रहा था इसके ऊपर कि हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि इस वक्त सेंटर यानी वफाक एडमिनिस्टर करता है, इसको सूबों को मुंतकिल करना चाहती है, डिवॉल्व करना चाहती है। इसके ऊपर पहले तो बड़ी इबाम था, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात के हक़ में खुलकर अपना बयान दिया है और कल गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि BISP में न सिर्फ करप्शन और बल्कि डेटा के बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, ख़ासकर पंजाब में, बल्कि इस प्रोग्राम की वजह से लोगों को आप बेकारी बना रहे हैं। ऐसे मंसूबों की जिम्मेदारी सूबों को दे देनी चाहिए। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा से जब इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा कि जी ये प्रोग्राम तो लाखों गरीब ख़ानदानों का सहारा है और इसे सूबों के हवाले करने की कोशिश दरअसल इसे कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अब ये सिर्फ सिंध ही नहीं या पीपल्स पार्टी ही नहीं इसकी मुखालफत करती इसको सूबों को मुंतकिल करने की, बल्कि कुछ दिनों पहले इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपनी रिजर्वेशंस या अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सूबों को मुंतकिल करने से मुतल्लिक उनका इजहार किया था। वफाक कहता है कि हमें ये प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो अकाउंट है, जारी अकाउंट, उसके ऊपर बड़ा बोझ पड़ता है। इसको संभालने के लिए, ये इसको मैनेज करने के लिए सूबों को मुंतकिल होना चाहिए ऐसी स्कीम्स, लेकिन सूबे ख़ासकर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा इसकी मुखालफत करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उसमें क्या वज़न है, क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? इससे गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं और फिर प्रोज़ एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करते हैं। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब, मज़हर अब्बास साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। वी अंडरस्टैंड कि क्यों पीपल्स पार्टी एक तो सियासी एफिलिएशन है उसकी वजह से बात करती है, लेकिन अगर सियासत को 2 मिनट के लिए हटा भी दिया जाए इससे, क्या राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो टेक्निकली और सब्सटैंशियली दुरुस्त है या नहीं? देखिए अलीना, कुछ अरसे पहले मैंने एक वाक़या आपको सुनाया था इसी प्रोग्राम में, इसी हवाले, इसी तरह की का कोई क्वेश्चन था कि यहाँ सिंध के अंदर एक जिस तरह हम कहें कि इंसदाद भिखारीपन को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई और बाकायदा एक पुलिस का पूरा स्क्वाड है और एक इत्तेफाक से एक सिग्नल पे मेरे सामने ये इस तरह के लोगों को पकड़ के ले जा रहे थे, तो उनमें एक कोई बूढ़ा भिखारी था। उसने पलट के पुलिस वाले से शोर से कहा कि जो मुल्क पूरा ही भिखारी बना हुआ हो, उसने हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। और उसने बाकायदा वज़ीर आज़म वगैरह बहुत जिस तरह होता है गुस्से में। देखिए, बुनियादी तौर पे आप अगर हम अपनी ओवरऑल पॉलिसीज़ देखें ना, इस तरह की, मैं इस तरह की स्कीम्स की बात कह रहा हूँ। आप येलो कैब स्कीम से शुरू हो जाएँ। येलो कैब स्कीम का अल्टीमेट नतीजा क्या निकला, और फिर उसके बाद आज भी आप देख लें तो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही को क्यों टारगेट किया राना साहब ने। राना साहब और भी स्कीम्स को टारगेट करते। राना साहब ये भी कहते कि हम साहब कितना ये मुल्क कर्ज़ों तले दबा हुआ है, और इस साल की ही फिगर आप उठा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कर्ज़ा ले लिया गया है ऑलरेडी। चीज़ ये है कि प्रिंसिपली अगर आप उसूली तौर पे देखें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर इंस्टीट्यूशन बनाए जाते, उनको रोज़गार दी जाती, और तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आप ठीक है एक गरीब ख़ानदान का चूल्हा जल जाता है, लेकिन अगर आप उस गरीब ख़ानदान के लिए एक रोज़गार का ज़रिया पैदा करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, और उससे उसके ख़ानदान को एक मुस्तकिल रोज़गार मिल जाएगी। हम रोज़गार नहीं दे रहे। हम इस तरह की स्कीम, आप हेल्थ कार्ड स्कीम देख लें, आप और जो पंजाब में जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं आप उनको देख लें, तो हम इंस्टीट्यूशंस नहीं बना रहे, हम इदारे नहीं बना रहे, हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रहे जिसके तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। हम नौकरी नहीं दे रहे, हम कर्ज़े दे रहे हैं। हम उनको चाहे उनकी सपोर्ट कर रहे हों, इसमें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुख्तलिफ है, लेकिन इसके पीछे मुझे, जब उन्होंने ये ख़ास तौर पे बात की तो इसके पीछे मुझे पॉलिटिक्स नज़र आती है। अच्छा। और वो इसलिए नज़र आती है कि एक तरफ तो वफाक जो है वो सूबों से चीज़ें वापस लेने में लगा हुआ है, 18वीं तरमीम रोल बैक करने की बात हो रही है, एजुकेशन और मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ इधर प्रोविंसेस को गई हैं उनको वापस लेने की बात कर रहे हैं,
और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबों के हवाले करने जा रहे हैं। आप इसको बेहतर करें, इम्प्रूव करें। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से राना सनाउल्लाह के मौक़िफ़ को मैं कॉन्ट्रडिक्टरी समझ रहा हूँ, या तो वो ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट करेंगे तो उसके पीछे मुझे सियासत नज़र आती है। सर वैसे वेलफेयर स्कीम्स तो पूरी दुनिया में होती हैं एजाज साहब, और फिर कैश हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब या फिर हुकूमत अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को करना चाहती है डिवॉल्व, तो क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है या कुछ और? देखिए, है तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप डिस्पैशनेट होकर इस प्रोग्राम का जायज़ा लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आश्कार होंगी। पहली बात तो यह है कि जो लोग इस प्रोग्राम के बारे में राय देते हैं वो लोग क्या इस प्रोग्राम के बारे में, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आगाह हैं या नहीं है। पूरे मुल्क में एक स्टडी आई थी जिसके मुताबिक 40% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, और जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी ग्रोथ भी नहीं हो पा रही, और बहुत सारी वजूहात को कैलकुलेट करके बताया गया था कि $17 बिलियन का नुकसान होता है तकरीबन। बहुत बड़ी रकम है। इस सारे मामले में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें बच्चों की न्यूट्रिशन का भी एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। आपको पता है जिस तरीके से महंगाई आसमानों पे बातें कर रही है, आसमान को छू रही है, आसमानों को छू रही है, उसमें आम जो सफ़ेद पोश आदमी है वो भी अपना महीने के जो अखराजात है वो पूरे नहीं कर पा रहा, और वो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास रोज़गार के ज़राए नहीं है, वो किसकी तरफ देखते हैं? वो देखते हैं कि कोई उनकी मदद करे, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि देखें हम बेकारी पैदा कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरी है, कारोबार के मौके भी ज़रूरी है। जो पॉलिसी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की है या इवन टैक्स कलेक्शन की है वो मेरे और आपके सामने है, वो तो हम नहीं कर पा रहे। अब एक काम अगर गरीबों की फलाह के लिए हो रहा है उसको भी हम रोकना चाहते हैं, और हम इस बात का जायज़ा नहीं ले रहे कि ये जो गरीबों के लिए प्रोग्राम है इसमें हर 2 साल के बाद रजिस्ट्रेशन रिव्यू होती है, और जो लोग, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इस जो प्रोग्राम से वो निकल जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को सपोर्ट जो उन्होंने हासिल की है इस प्रोग्राम के तहत, वो अपने आप को अपनी जिसे कहते हैं ना अपना वज़न ख़ुद उठाने के काबिल हो जाते हैं, अपनी इकनॉमिक स्टेबिलिटी वो कायम कर लेते हैं। इस प्रोग्राम के तहत एक बड़ी तादाद है बच्चों की जिन्होंने स्कूलों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में तालीम हासिल किया है और बोर्ड्स में पोजीशन हासिल की है। तो हम मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम की अफादियत और उसकी डिटेल्स जाने बगैर बात करते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मुल्क में एक इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, लेकिन वो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी आ रही है? आंसर इज़ नो। मुल्क में टैक्स सिस्टम ठीक होगा तो तब लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, तो क्या टैक्स सिस्टम ठीक हो गया? आंसर इज़ नो। आप देखिए किस तरीके से टैक्स सिस्टम यहाँ पर फेल हुआ बैठा है, किस तरीके से एक ब्यूरोक्रेट को, डीएमजी ब्यूरोक्रेट को लाकर एफबीआर का चेयरमैन बना दिया गया और कहा गया कि ये आसमान से तारे तोड़ कर लाएगा। वो नाकाम हो गया, सारी सिस्टम नाकाम हो गए, और अभी तक वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो ब्यूरोक्रेट ब्रीफिंग्स दे रहा है, ये सुन रहे हैं, और गुफ्तन नशस्तन और बर्खास्तन कोई पूछने वाला नहीं है। वो मामलात अपने जूं के तू हैं, लेकिन ये प्रोग्राम ख़त्म कर दें क्योंकि ये प्रोग्राम गरीबों का। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बार-बार ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम खत्म कर दें। खत्म करने की तो बात कोई नहीं कर रहा, या नहीं, मैं तो नहीं कह रहा। हाँ, नहीं, आपने कहा ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जारी रहे। इस प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं, आपने कहा कि इस प्रोग्राम को खत्म कर दें, ये कोशिश हो रही है। सूबों को डिवॉल्व करने की बात हो रही है, डेवोल्यूशन या सूबों को मुंतकिल करने से इस प्रोग्राम को खात्मे से कहा कैसे जोड़े आप? देखिए, ये कहा गया ना, आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि इस प्रोग्राम के जरिए हम भिखारी पैदा कर रहे हैं। हाँ। तो ये प्रोग्राम बंद करने वाली बात है ना। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि जी सूबे ले लें। अब देखिए, आइडियल बात तो ये है कि सूबों को नहीं, ये तो अजला को जाना चाहिए कि अगर इस मुल्क में इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो तो इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो आप कायम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। सूबों के पास आपने इख्तियारात दिए और सूबे भी कितने ज़्यादा इख्तियारात अपने इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो भी आप और मैं देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सूबे अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं दे पा रहे। मिसाल के तौर पे उसमें पावर्टी एलिवेशन के साथ साथ
जो पॉपुलेशन कंट्रोल का मामला है, अभी पहले तो किसी ज़माने में इश्तिहार भी ये देख लिया करते थे, वो भी हम नहीं देखते कि वो नहीं हो पा रहा। ये वो प्रोग्राम है जिसके ऊपर बाकायदा, जिसके पास बाकायदा डाटा मौजूद है, और ये डाटा आपने रिसेंटली देखा जब सिंध में और पंजाब में सैलाब आया तो इसी जो डाटा है उसको इस्तेमाल किया गया, और पंजाब ने नो डाउट अबाउट इट कि बहुत अच्छा काम किया। मरीम नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट ने पंजाब में सैलाब से मुतासरीन के हवाले से, और उन्होंने जिन लोगों की ज़मीनें मुतासर हुई थी उनको पैसे दिए, पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। जाके ज़रा उन लोगों को जाके देखें तो सही है सर, लेकिन मैं तो इस डाटा को इस्तेमाल बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी वो सवाल अपनी जगह ही मौजूद है। मैं भट्टी साहब के पास ले रही थी। भट्टी साहब, सूबों को मुंतकिल करने से क्या फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम को, या नुकसान होगा? मुंतकिली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैडम शेख, क्या पुरमग्ज़ बहस हो रही है राना साहब में और शर्मिला फ़ारूकी साहबा में। कमाल की बहस हो रही है। आप मुल्क का हाल देखें, 10 महीनों में 15 अरब डॉलर कर्ज़ा लिया है मेरे प्यारे पाकिस्तान ने, और जीडीपी 2% से भी नीचे आ गई है। गर्दिशी कर्ज़े 5200 अरब हो गए हैं गैस सेक्टर और पावर सेक्टर के, रिकॉर्ड साज। टैक्सों की भरमार है, खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स हैं पाकिस्तान में। बिजली गैस खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी है। बेरोज़गारी गुर्बत रिकॉर्ड साज है। तिजारती खसारा जो है वो 35 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है, और बैरूनी सरमायाकारी 45 साल तारीख की सबसे निचली सतह पर है। और ज़र मुबादला हमारा मैडम शेख 21-22 अरब डॉलर है, उसमें मांगे तांगे के पैसे हैं। हमारे साथ आज़ाद हुआ था भारत, उसका 700 अरब डॉलर है ज़र मुबादला। रियल स्टेट सेक्टर सवा सत्यानाश, इंडस्ट्री सवा सत्यानाश, ज़राअत सवा सत्यानाश, और ये सब सवा सत्यानाश तब इसका प्रोसेस तब शुरू हुआ जब राना साहब और शर्मिला फ़ारूकी साहबा की हुकूमतें आईं। 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें और 1988 के बाद का पाकिस्तान देख लें, और 8वीं बार दोनों इक़्तिदार में हैं। 8वीं बार दोनों इक़्तिदार में हैं, और ये बहस हो रही है इस पे कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम। शर्मिला साहबा से मेरा एक सवाल है, झगड़ा किस बात पर हो रहा है और क्यों हो रहा है? पीपल्स पार्टी वाले इसे सूबों में चाहते हैं तो सिंध में रख लें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले नहीं चाहते तो ना रखें। जब आपने सूबों को खुद मुख्तार किया तो उनको इतनी खुद मुख्तारी तो दें, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो आप जहां लागू करना चाहें कर दें। और वैसे मैं अक्सर सवाल करता हूं कि क्या इस प्रोग्राम में भुट्टो ख़ानदान के पैसे भी हैं? क्या आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है वो भी डालते हैं महाना इस प्रोग्राम में पैसे? ये तो हमारे पैसे हैं ना, सरकार के पैसे हैं, और इन हमारे टैक्सों के पैसे हैं। तो दूसरी बात, राना साहब से मेरी सवाल है कि हाँ, वाकई जब तहकीक हुई थी और तफ्तीश हुई थी तो पता चला था कि नान मुस्तहक अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सरकारी अफसरान पैसे ले रहे हैं, जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, गैर कानूनी कटौतियाँ हो रही हैं। लेकिन मुझे राना साहब ये बताएं कि इसके अलावा बाकी सारे पाकिस्तान में हर इदारा शफाफ तरीके से काम कर रहा है, उसमें शफाफियत है। और फिर राना साहब ये भी बताएं कि क्या ये हुकूमत शफाफियत पे आई है? क्या वज़ीर से शफाफियत पे बने हुए हैं? क्या वज़ीर आज़म शफाफियत पे बने हुए हैं कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम को लेके बैठे हुए हैं? और राना साहब, हाँ, वाकई इससे भिखारीज़म प्रमोट हो रहा है। मैं तो इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हूँ, इससे वाकई भिखारीज़म प्रमोट हो रहा है। लेकिन वही बात के ऊपर हुकूमत क्या कर रही है? वो भी तो मुस्तहक मुल्कों की लाइन में लगी हुई है। सैलाब आ गया, मदद करो, ज़लज़ला आ गया, मेरी मदद करो, गुर्बत है, मदद करो, थोड़ा सा कर्जा और दे दो, जो कर्जा दिया है वो इस साल ना लो, अगले साल दे दो, IMF साहब हमें अगली किस्त दे दो, थोड़ा सा उधार तेल दे दो। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर से भिखारीज़म ख़त्म करें, नीचे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है मैडम शेख कि ये फजूल बहस है, बेमकसद बहस है। जो प्रोग्राम जहां कोई लागू करना चाहता है और वो समझता है इससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है, और वो समझता है कि ये वेलफेयर का है, और वो समझता है कि ये करना चाहिए, वो अपने सूबे में जहां वो इक़्तिदार में कर ले, और जो जहां नहीं है वो ना करे। और ऊपर इत्तेहादी हैं, जब इन्होंने शफाफियत ले आए उसमें अदलिया में, सहाफ़त में और बाकी सारे शोबों में, मैंडेट में, पार्लियामेंट के तकद्दुस में, तो यहाँ भी ले आए शफाफियत, दोनों मिलकर यहाँ भी शफाफियत से काम चला लें।
बहस ये होनी चाहिए मैडम शेख के कर्जे कैसे उतरें, बहस ये होनी चाहिए कि हमारी गुर्बत कैसे कम हो, बहस ये होनी चाहिए कि कब आज़ाद अदलिया होगी, आज़ाद और खुद मुख्तार, कब आज़ादी इज़हार राय होगा, कब बुनियादी इंसानी हकूक़, आपको लग रहा है सारा कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वोट की इज्जत होगी, ये गैर ज़रूरी है बिल्कुल। लेकिन भट्टी साहब वो जो आपने जी बिल्कुल भट्टी साहब, एक तो हम इसके ऊपर आते हैं और इसके ऊपर भी डिबेट करते हैं क्योंकि मज़हर साहब ने भी इस प्रोग्राम से मुतालिक कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया, आप भी कर रहे हैं, बट आपने ये जो कहा ना कि ऊपर से भिखारी पना है, IMF के पास जाना भी और फ्लड्स के लिए पैसे मांगना भी, आई थिंक इसको अलग अलग कर लेते हैं। IMF का मामला एक बिल्कुल अलग है, उसके लिए बेहतर मैनेजमेंट हो सकती है फाइनेंशियली, लेकिन सैलाब जो पाकिस्तान को अफेक्ट करती है, मौसमियाती तब्दीली, और उसके ऊपर दुनिया से ये कहना कि हमें सपोर्ट करो क्योंकि हमारी गलती नहीं है, दुनिया का ये क्रिएट किया हुआ फिनोमिना जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। आई थिंक उसके लिए हम भीख नहीं मांगते, हम ये कहते हैं कि आप डैमेजेस पे करो हमें। जी हम भीख मांगते हैं, उसकी वजह कि हमें जब ये सैलाब आया तो हमें उन्होंने कहा कि $7.25 अरब हम आपको देंगे, हमें मंसूबे बना के दें। हम मंसूबे ही नहीं बना के दे सके। सर वो एक अलग बात है ना, वो तो हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंसी मकसद नहीं, मेरी बात से मैं बात वो तो हमारी इनकॉम्पिटेंसी होगी ना, हमारी नाअहली हुई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसको भिखारीपना कहना हमें आसान क्या लगता है, हमें आसान क्या लगता है, पैसे दे दो हमें, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो भाई, हमें कहते हैं कि हमारे मंसूबे बनाओ, मंसूबे बनाएं, हमारे मंसूबे भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं, मैं नहीं करना चाहता बेहतर, हमें इन्होंने भिखारी बना दिया है ऊपर से नीचे तक, आप हमें अल्फाज पे रोल रही हैं। सर मेरा ख्याल है इस तरह से नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, हो गए हैं ऊपर से, हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई मुल्क में, दुनिया में। अच्छा, अब मैं आई विल टेक दिस टू द पैनल, आप मैंने खैर अपनी राय का इजहार कर दिया है, आई विल टेक दिस टू द पैनल कि वो क्या कहते हैं। उमर चीमा साहब के की आवाज़ आ रही है या वो सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा जी, चीमा साहब, सर यहाँ पर डिबेट हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने BISP के ऊपर तनकीद की है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोग्राम है इसको सूबों को मुंतकिल करना चाहिए विफाक से बोझ हटाने के लिए। क्या राना सनाउल्लाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं? और यहाँ से प्रोग्राम के ऊपर भी रिजर्वेशंस आई पैनल के ऊपर, उसके ऊपर भी आप कुछ कहना चाहें तो। अलीना, पहले तो इस प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस पे बात कर लेते हैं कि क्या सूबों में जाने से ये बेहतर हो सकता है या कि इधर ही है, इधर रहना चाहिए। ये पैसे हमें वर्ल्ड बैंक देता है या कोई इस तरह के इदारे हैं जो हमें पैसे देते हैं कि जो लोग आपके खते गुर्बत से नीचे हैं, आप उनको कोई ना कोई एक सपोर्ट अमाउंट प्रोवाइड कर सकें ताकि वो कुछ जिंदा रह सकें। तो अभी जो इसका बजट है मेरे ख्याल कुछ 400 अरब हो चुका है। दूसरा ये है कि ये शुरू कब से हुआ, ये बेनजीर भुट्टो की डेथ के बाद शुरू हुआ। आइडियली इसका नाम सियासी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी है यानी कि इसका पीपल्स पार्टी एक डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है इस नाम की, ठीक है। तो उसमें ये नहीं होता कि यानी कि हम बातें बड़ी करते हैं लेकिन ये एक सियासी है। अभी भी जो बात हो रही है ये भी सियासी है और हम सियासतदानों से ये तवक्को करें कि ये वो गैर सियासी बातें करें तो ये भी मेरे ख्याल है कि ज्यादती है। वो जब भी कोई ना कोई मुतालबा कर रहे होते हैं वो भी सियासी होता है, ठीक है, और ये मुतालबा जो है ये भी सियासी है। अब क्या ये पंजाब में सूबों के पास जाके बेहतर परफॉर्म कर सकता है या मरकज में? अभी जो मरकज में है वो इतनी देर से चल रहा है। इनका जो ऑडिट होता है, इन्होंने आई डोंट रिमेम्बर कि इनका कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, ज्यादा इनका इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है। हमें को पता ही नहीं चलता कि इनके पैसे जो हैं उसमें कितनी करप्शन हुई है। लेकिन अगर जो बिस्प के लोग हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग, उनसे पूछें तो वो इस बात को मानते हैं कि उसमें करप्शन होती है। और ये जो बात है ना जी कि उसमें वो अफसरान पैसे खाते हैं, आई डोंट नो कि अफसरान कितने पैसे खाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि ज्यादा जो पैसा लगता है, करप्शन होती है, ये बैंकों को पैसा जाता है, बैंक से आगे ये जो माइक्रो फाइनेंस है इसके जरिए लोगों को जाता है। वो किस तरह जाता है आगे, जो पॉइंट ऑफ सेल में मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने दुकानों पर भी रखे हुए हैं, उधर से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो आगे उनसे लोग बेनिफिशियरी हैं जो पैसा लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के किसी का महीने का 15,000 है तो उसको हो सकता है जी कि 12,000 मिल रहा हो। इनका कई दफा उधार भी चल रहा होता है उनके साथ, वो उसमें भी कोई कटौती कर रहे होते हैं। फिर जो पॉइंट ऑफ सेल है उसके साथ आगे जो
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं, उन्होंने भी को अपना बाज़ का कट रखा होता है कि इतना जो है पैसा 100 यानी कि 15,000 के पीछे इतने जो है वो हमारे हैं। तो ये दरमियान में कटिंग होती है। तो एक तो ये बात तय है, ये बहुत सारे लोग जो है उन तक पूरा पैसा नहीं पहुंचता, ठीक है। अब दूसरा ये है कि अगर आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इनका तहसील लेवल पर कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तकरीबन शायद, और शायद का लफ्ज मैं एहतियातन बोल रहा हूँ, कि कुछ 4-5 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। एक होता है कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, एक उसका असिस्टेंट होता है, 2 जो है ना एक कोई चौकीदार होता है या कोई एक नायब कासद होता है। इमेजिन कि वो पूरी स्टेट को किस तरह हैंडल करते हैं। यानी कि उनके पास यानी कि डेटा है, उनके पास पैसा है, उनके पास जो एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जो सूबा है, पीपल्स पार्टी का जो यानी कि उनकी सिंध में गवर्नमेंट है, उसके अलावा बाकी सूबों को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इनके साथ तावन करे, और वो इनके साथ तावन आमतौर पे नहीं करते। होना क्या होता है कि बाज़ का इनकी कोशिश ये होती है कि इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, और फिर यह है कि जो पॉइंट ऑफ सेल पे जो लोग आके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उनको मुख्तलिफ स्कूलों में लाया जाए कि वो स्कूलों में आके वो उधर लोग जो हैं उनसे पैसे ले लें ताकि सबके सामने हो। अच्छा, अब इसमें चूंकि सूबे का इंसेंटिव नहीं है, उन्हें ये लगता है कि इसका क्रेडिट जो है वो तो जाता है पीपल्स पार्टी को। तो हमारी ये दर्द सर कैसे बन गई है? हम क्यों चाहेंगे कि लोग ये समझें कि बेनजीर जो है वो पैसे दे रही है? अच्छा, उधर जो लोगों की अगर परसेप्शन सुने तो वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बेनजीर की डेथ के बाद जो इंश्योरेंस भी मिली थी ना, उसका पैसा जो आ रहा है। तो ये परसेप्शन जो है ये भी बड़ी पेरी कर रही होती है। तो वो जो बात है ना कि क्या इसके के सियासी मुहरकात हैं, वो डेफिनेटली हैं। इस प्रोग्राम का नाम भी सियासी है, आगे इसको सूबों तक ले जाना वो भी, उसमें भी सियासी मोटिव है। लेकिन अगर हम इन दोनों को चीजों को साइड पे रख के एक और देखें अलीना, कि क्या ये सूबों के लेवल पर जाए तो उधर ये ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, या कि मरकज में रह के ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है? सूबों में रह के ये ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। सूबों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिप्टी कमिश्नर लेवल से भी आगे मुख्तलिफ कोई जो अदारे हैं उनको ये टास्क असाइन कर सकते हैं, और वो बेहतर है कि डिलीजेंस भी कर सकते हैं। यही वाला डेटा जो अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, इसको फर्दर रिफाइन भी हो सकता है और उसके बेनिफिशियरी भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की आपस में जो सियासी मामलात हैं या फायदे हैं या उनके अपने मुहरकात हैं, उनको साइड पे रख के मैं देखूं, तो मुझे ये लगता है कि मरकज की निस्बत जो सूबों में मुंतकिल होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर हमारा मकसद। बट उमर चीमा साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, आपका आर्गुमेंट शानदार, लेकिन एक छोटी सी कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। आपने कहा कि सूबों को कोई इंसेंटिव नहीं है इसको अपने पास डिवॉल्व करने में, अपने पास रखने में, क्योंकि ऑब्वियसली सियासी मुहरकात है बेनज़ीर का नाम। तो फिर विफाक में मौजूद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्यों चाहती है कि सूबों में डिवॉल्व हो? वो तो कह रहे हैं कि आगे मुंतकिल हो। अलीना, आपको याद होगा मेरे ख्याल हमने इस प्रोग्राम में डिस्कशन भी की थी कि जब ये जो सलाब वाली बात आई थी, जो एजाज भी जिक्र कर रहे थे, उस टाइम भी ये इशू आया था। क्योंकि बिलावल जब ये पंजाब में गए तो इन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन लोगों को इमदाद तकसीम की जाएगी। इस पे पंजाब वालों का एतराज था कि हमने बिस्क को इस्तेमाल नहीं करना, हमने अपना सिस्टम लाना है। और उसकी वजह फिर वही आती है कि पंजाब जो है वो उधर नून लीग की गवर्नमेंट है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों को पैसा देते हैं और उसमें जो बैनर है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल होगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सूबों को ये मुंतकिल करेंगे तो कुछ नाम की भी तब्दीली करेंगे? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सूबों को मुंतकिल करेंगे तो फिर नाम की भी तब्दीली करेंगे? क्या ऐसी भी कोई तजावीज़ ऑन द टेबल है? क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है ना सिनेरियो। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी कह रही है सूबों को मत दें, ये कमज़ोर होगा। उधर ये कह रहे हैं विफाक मुस्लिम लीग नून कि नहीं जी, हमने तो सूबों को डिवॉल्व करना है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमजोर नहीं होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ज्यादा एफिशिएंट होगा। और ये बात मैंने आपको पहले बताई कि आइडियली इसका नाम सियासी नहीं होना चाहिए था। सर, मुझे आपकी पूरी बात समझ आ गई, बट ये वाली जो सिर्फ एक नुक्ता है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे सियासत को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। मदद साहब, कुछ आपने रिजर्वेशन जाहिर की थी इस प्रोग्राम के ऊपर, एजाज साहब ने उसका जवाब दिया। अगर आप उसका देखिए, मैं तो बेसिकली समझता हूँ कि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत
कोई आप इंस्टीट्यूशंस बनाते, बजाय इसके कि हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता और वो ज़्यादा बेनिफिट करता एक आम आदमी को, जिसके पास आप जाके उसको 10,000 50,000 जितना भी उसकी रकम है वो आपको दे देते हैं, वो खर्च हो जाती है। लेकिन अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, चाहे सूबों को तहत हो, विफाक के तहत हो, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? एक तरफ सूबा डेवोल्यूशन की बात करते हैं पीपल्स पार्टी, और दूसरी तरफ इस प्रोग्राम को विफाक में रखना चाहते हैं, और बिल्कुल उल्टा यही बात आप विफाक के लेवल पे भी की जा सकती है। तो बुनियादी तो लैपटॉप स्कीम क्या है? ये क्या है लैपटॉप स्कीम? ये जो पूरे पंजाब में और दूसरी जगहों पे लैपटॉप बांट रहे, ये क्या है? ये क्या वो नहीं है वो चीज़? तो ये जो स्कीम, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरे लिहाज से इससे बेहतर ये है कि आप इदारे बनाएं, आप फैक्ट्रीज लगाएं, आप इंडस्ट्रीज लगाएं, उस पर नौकरियां दें। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं ना कि जो नहीं जॉब कर सकते, या कुछ ऐसे हालात हैं जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया में ऐसे, देखिए दुनिया में होता, आपके यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा तो चैरिटी दुनिया में नहीं होती जितनी पाकिस्तान में चैरिटी होती है। लेकिन हमने उस चैरिटी को क्या, आप देख लें, आप भी क्या होता है, आप यानी क्या ये अच्छा इंप्रेशन जाता है कि एक सड़क के ऊपर, एक फुटपाथ के ऊपर एक सेंटर बना हुआ है, वहाँ लाइन लगी हुई है, लोग आके ज़ाहिर है उन लोगों के लिए तो वो है, लेकिन इसकी बुनियादी स्पिरिट जो इन चीज़ों की होती है वो ये कि खामोशी से चीज़ हो, खामोशी से सपोर्ट हो, उसकी इज्जत नफ्स मुतासर ना हो, वो चीज़ हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। एजाज, देखिए जो नौकरी के मौके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो टोटल एक अलग सब्जेक्ट है। जो लोगों को बुनियादी सपोर्ट फ्राहम करना है, ये रियासत का फ़र्ज़ होता है, और बिलखसूस उन लोगों को जो ख़ते गुर्बत से नीचे हैं, जो बहुत सारी वजूहात की बिना पर अपना वज़न, अपना माशी जो तवाज़न है वो कायम नहीं रख सकते। आप ये मिसाल खाली पाकिस्तान की नहीं है, आप यूरोप में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, वो अपने उन लोगों की माशी मदद करते हैं जो लोग उनके मुताबिक अपना जो माशी तवाज़न है वो कायम नहीं रख पाते। उनको हर महीने पैसे दिए जाते हैं और फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और पाकिस्तान तो गरीब ममालिक की फहरिस्त में है। हम तो सर भट्टी साहब ने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और उन्होंने कहा कि ये ऊपर से नीचे ये एक सिस्टम ही हमने ऐसा बना दिया है। अगर उसका भी कोई जवाब देना चाहे तो। नहीं, देखिए भट्टी साहब की एक अपनी राय है, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी एक राय दी है, लेकिन मैं भट्टी साहब से शायद इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए पूरी दुनिया में गरीब लोग बसते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो रूलिंग एलीट है मुख्तलिफ मुल्कों में वो डिफरेंट है। रूलिंग एलीट ने या जो साहिब इस्तात लोग हैं मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने, उन्होंने जहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी जानी है वहाँ पर उन्होंने मदद की है, लोगों की भी और रियासत की भी मदद की है। यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है वो अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा नहीं करती। रियासत अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है, इफेक्टिव तरीके से नहीं अदा कर रही, उसमें बिल्कुल मसाइल हैं, उन मसाइल को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को तो जाकर पूछें जिनकी मदद हुई है। और कई ऐसी कहानियां हैं, मुझे इत्तफाक हुआ ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अभी तकरीबन 1.5-2 माह पहले इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से आए हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ इंटरेक्शन का मुझे इत्तफाक हुआ, और ये वो लोग थे जो दालबदीन से, बलोचिस्तान से आए हैं। तो सर आपको एक डेफिनेट जवाब देना चाहिए कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से अभी सेटअप चल रहा है वो दुरुस्त है, या फिर सूबों तक जाना चाहिए? अभी तक इसका जवाब नहीं मिला मुझे। देखिए नहीं वो मैं चूँकि वो मजहर साहब ने बात डिफरेंट कर दी, मैं ज़्यादा मेरा टाइम जो है उनका जवाब देते हुए हुआ, और उन्होंने भी एक बात कर दी। बता देना, बात ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। देखिए मेरी ज़ाती तौर पे जो आज के दिन की सूरत हाल ये है कि मरकज़ में बैठ के ये जो इदारा है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसका इख्तियार सूबों के पास जाए और अगर इसका इख्तियार ज़िली गवर्नमेंट के पास भी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर से बेहतर होगा।
लेकिन आज के दिन की रियलिटी ये है कि इसने मरकज में रहकर बेहतर किरदार अदा किया है। बहुत सारे लोग हैं उन्होंने इससे फायदा हासिल किया है। उन लोगों की कहानियां जाकर सुन लें जो एक उसी इंटरेक्शन में मुझे एक साहब मिले थे जो बलूचिस्तान से आए थे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, तो उन्होंने मुझे बड़ी एक दिल दहला देने वाली कहानियां मुख्तलिफ लोगों ने शेयर की कि एक खातून थी जो माजूर थी और उसके बच्चे थे, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फैमिली में कोई, वो उस जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत उसने बेनिफिट लिया और उसकी बच्चियां पढ़ गई और उसकी जो बच्ची है कोई एक डॉक्टर बन गई और उसने आगे किया और वो जो जिसे कहते हैं ना खते गुर्बत से निकल गई उस सारे मामले से और उसने कामयाबी जो है। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हैं। अभी आपने पहले लोगों को जाने बगैर एक अपनी राय दे देते हैं, वो मेरे ख्याल में मुनासिब। भट्टी साहब काफी देर से कुछ कह रहे हैं, भट्टी साहब मुख्तसर प्लीज रखिएगा फिर क्लोज करेंगे। जी मैडम शेख, दो बातें सिर्फ कहूँगा। एक तो उमर चीमा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि बरतानिया में अभी आपने कहा और अभी 2 मरतबा आपने प्रोग्राम में कहा कि पूरी दुनिया में वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वहाँ कोई किसी भी दुनिया में कोई शर्मिला फारूकी साहबा और कोई राना साहब इस तरह के ओन नहीं कर रहे होते, इस तरह सियासत में नहीं ला रहे होते। कोई हुकूमत आती है उसमें थोड़ा सा इजाफा कर देती है, कोई आती है तो वही कंटिन्यू रहता है। कहीं भी ट्रंप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है या के स्टामर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है या शाह चार्ल्स इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कर रहा था उसके लुबाब ये है कि 25 मरतबा जा चुके हैं हम IMF के पास। 1950 में पहली बार गए थे और जब 1950 में खसारा था 2.3 अरब और अब है 97 ट्रिलियन खसारा और जो लायबिलिटीज डेबिट और खसारा। तो खुदा के लिए आप जब ऊपर से भीख मांगते हैं, नीचे हम भी भीख मांग रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, और जो प्राइवेट इदारे हैं जहां से मुफ्त रोटी या कोई वो मिलती है वहां भी लाइनें लगी हुई हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? इस मुल्क का सवा सत्यानाश आपने कर दिया है। ये मुल्क बड़ा हर चीज़ है हमारे पास सिवाय लीडरशिप के, और ऊपर से फिर आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि जी ये ड्राइंग रूम में चीज होनी चाहिए, ये बेडरूम में होनी चाहिए। भाई सर वैसे जो ममालिक खुद आगे फंड्स और एड्स रोल आउट करते हैं वहां पर भी गरीब होते हैं और वहां पे भी इसी तरह के प्रोग्राम्स। बट आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है सर, मैं उमर चीमा साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। सर एक सेकेंड प्लीज एक सेकंड, उमर चीमा साहब को वक्त दे दें। आज़ाद साहब बड़ी तसल्ली से आपको सुना है। उमर चीमा साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि सियासत जो पाकिस्तान में हो रही है ना वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर, वो दुनिया में कहीं नहीं होती। क्या ये वाकई में सच है? मैं इसको, ये जो मेरा पॉइंट था ना पहले बेनजीर नाम के हवाले से, मेरे ख्याल इस लेवल पे तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन अदरवाइज जो एक हैं उधर सिस्टम है जो लोग जॉब से आउट होते हैं उनको कोई रिहाइश का भी इंतजाम किया जाता है, उनको कुछ पेमेंट भी दी जाती हैं। लेकिन अभी जो सूरत ओबामा केयर सर, सोशल, हाँ ओबामा केयर भी, लेकिन ये है कि जो अभी ओबामा के नाम पे था पूरा एक स्कैंडल, एक कंट्रोवर्सी जनरल। हाँ वो ठीक बात कर रही है, लेकिन ओबामा केयर में भी आके ट्रंप ने बाद में कोई टिंकरिंग की है, ठीक है। हाँ वो उसको बना दिया था ना, नाम चेंज कर दिया था और फिर महदूद भी किया। इसका ये मतलब नहीं वैसे कि अगर ओबामा केयर है तो ये बातें ठीक है। अगेन फिर ये है कि जब ट्रंप आ जाता है उसको उस पे इतराज होता है। जब कोई ट्रंप इस तरह का कुछ शुरू करेगा तो डेमोक्रेट्स को इतराज होगा। तो मैं समझता हूँ कि आइडियली इस तरह के जो प्रोग्राम है ये सियासी नाम के बगैर होने चाहिए। आप ये फाउंडिंग फादर के नाम पे रख लें, कायदे आज़म के नाम पे रख लें, फिर कोई उधर सियासत नहीं कर सकता ना। तो इस तरह से कर लें। दूसरा मेरा ये पॉइंट है, ये जो बात मदर साहब भी कर रहे थे, जार साहब भी कर रहे थे, ये जो मेरा भी इस पे ना एक इतराज है कि लोगों को बजाय इसके कि मुस्तकिल आप डिपेंडेंट करें, आप कोई ना कोई, आपके पास ना बिस्प है फॉर एग्जांपल, अभी जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आपने इनको पॉवर्टी से कब ग्रेजुएट करना है। कि फॉर एग्जांपल के खातून है, आप उनको खवातीन को देते हैं तो उनके किसी बच्चे को आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करा दें, कोई अगर वो कोई सऊदी अरब को उसके लिए कोई रोजगार का इंतजाम हो सकता है तो आप उसके लिए लोन जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप उससे किस्तों की शक्ल में वापस ले लें। इस तरह से लोगों की इज्जत नफ्स भी बहाल होती है। वैसे एक चीज मुझे बताइएगा, बिस्प तो एक इनकम सपोर्ट के मुख्तलिफ अम्ब्रेला के अंडर प्रोग्राम्स है ना, जिसके अंदर आई रिमेंबर वो इसी तरह से है, एक में कैश मिलता है बराह रास्त, एक में कुछ आप अगर किसान हैं आपको ट्रैक्टर्स वगैरह मिलते हैं, कुछ को इस तरह ट्रेनिंग कराई जाती है, कर्जे मिलते हैं, ऐसा कुछ है?
नहीं, बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम अच्छा। में ट्रैक्टर नहीं मिलते, इसमें ट्रैक्टर नहीं मिलते। ये जो है ये प्रोविंशियल लेवल पे प्रोग्राम है, सूबे लेवल पे है, या ये जिस तरह खाद वगैरह वाला है या किसान कार्ड है, अच्छा, वो अलग होता है प्रोग्राम है। ठीक है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये जो एक खते गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग हैं, सिर्फ कैश और कैश है। तो मेरे ख्याल को इस तरह का बताओ, उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि किस तरह हम इनको पॉवर्टी से निकाल सकते हैं। सिर्फ उन पे अगर हम तरस खाते रहेंगे ना, तो हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमने उनको एक बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया है कि जैसे ये लोग ऊपर नहीं आ सकते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको पुल आउट करें। अच्छा, एजाज साहब कुछ कहना चाहते हैं? एक बात तो ये है कि इसमें रिव्यू का सिस्टम मौजूद है, 2 साल के बाद रिव्यू होता है। अच्छा। और वो हर साल कई लोग हैं, हजारों की तादाद में जो निकलते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस प्रोग्राम के बारे में इसको फर्दर बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्रोग्राम की अफादियत बाकायदा मौजूद है और इसमें बच्चों के लिए बाकायदा सप्लीमेंट्स भी जारी होते हैं और भी मुख्तलिफ सारे प्रोग्राम्स हैं इसके। मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद कोई अम्ब्रेला के नीचे मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस हैं। एनीवेज जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है। उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब बुनियादी तौर पर इस नुक्ते से इत्तफाक करते हैं कि प्रोग्राम बुरा नहीं है और इसको अगर सूबों को डिवॉल्व किया जाए, मुंतकिल किया जाए तो इसकी अफादियत बढ़ सकती है। मज़हर अब्बास साहब और इशाद भट्टी साहब इससे इत्तफाक नहीं करते। वो समझते हैं कि इस प्रोग्राम में भी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं और राना सनाउल्लाह साहब अगर ये बात करते हैं कि कैश हैंड आउट्स नहीं होनी चाहिए, तो वो भी बिल्कुल सही बात करते हैं। इक्वली डिवाइडेड है पैनल, तो आप हमारे टाई ब्रेकर्स हैं। आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर बताइएगा कि आपको किसके दलाइल में ज़्यादा वजन लगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर दीगर सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। फाफिन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर की है। आज उमर चीमा साहब से सवाल हो रहा है कि सर, रिपोर्ट में आया है आप इंतखाबात के बाद फॉर्म 47 और मुबैना धांधली के इल्ज़ाम अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित नहीं कर सकी। बड़ी लंबी रिपोर्ट है। इस तफसीली रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्तलिफ़ केसेस में कुछ मुस्तरद हो गई दरख्वास्तें, कुछ के अंदर कानूनी पेचीदगियाँ, और ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इल्ज़ामात लगाए थे उनको सबूत से या फिर सही तरीके से तरीक़ाकार की खामियाँ थीं। सर, ये बताएँ, क्या इससे मैंडेट की चोरी का बयानिया मौसर होगा? और आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि ये जो रिपोर्ट आई है ये ज़ाहिर क्या करती है? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैपेसिटी, उनके दावों के ऊपर सवाल है, या फिर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर सवाल है? अलीना, मेरा है कि पीटीआई वाले वैसे भी वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, और दूसरा कानूनी लिहाज से वो अक्सर कमज़ोर पाए गए हैं। इवन अगर आप इनका देखें ना, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जिसकी वजह से इलेक्शन में इन्हें निशान नहीं मिला, वो उनकी एक मजलूमियत को साइड पे रखते कानूनी लिहाज से वो इनके पार्ट पे एक गलती थी जिसकी उन्होंने करेक्शन की कोशिश नहीं की। तो एक तो ये है कि वो ये कभी भी अदालती मामलात में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो रिगिंग होती भी है उनको एक अदालती लेवल पर साबित करना भी एक इंतहाई मुश्किल काम है। जो एक अदालती रिक्वायरमेंट है वो जरा डिफरेंट है जो जिस तरीके से चीजें अदरवाइज ऑपरेट होती हैं। तीसरी बात यह है कि जो बयानिया है ना वो अदालतों में तय नहीं होता, उधर तो आपको दलाइल देने होते हैं ना। बयानिया जो है वो कोई चाय के खोखों पर चल रहा होता है, वो कोई सोशल मीडिया पर चल रहा होता है, वो ड्राइंग रूमों में चल रहा होता है, तो वो चलता ही रहेगा। यानी कि अभी फाफन की रिपोर्ट तो भी आई है, तो ये केसेस जो है ये तो पहले डिस्पोज ऑफ हो गए, उससे बयानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ज्यादा एक इम्पैक्ट आएगा। जो एक परसेप्शन है वो बरकरार रहेगी। थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। भट्टी साहब, बैरिस्टर गौहर ने धमकी दी है कि पीटीआई को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। आमतौर पर मामला फहम समझे जाने वाले बैरिस्टर गौहर का इस सख्त बयान, आपकी राय? दो बातें मैडम शेख। पहली बात कि अभी आपने सवाल में भी लिखा और ख़ुद भी कहा कि आम तौर पर मामला फहम समझे जाने वाले बैरिस्टर गौहर ने इतनी सख्त ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की। तो अब आप सोच लीजिए कि कितने सख्त हालात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि बैरिस्टर गौहर साहब जैसे सुलहजू और सीज़ फायर वाले और धीमी लहजे में बात करने वाले शख्स भी मजबूर हो गए ये कहने पर कि इतना ना करो कि बर्दाश्त ना हो।
और वो बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लेकर, और बाकी जो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बैसी सियासी जमात रजिस्ट्रेशन ख़त्म की गई, और जो हालात मरकज़ में हैं, इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही, और बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने बदतरीन हालात फेस कर रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। दूसरी बात जो उन्होंने की कि हम सिस्टम से बाहर निकलने की, तो बैरिस्टर गौर साहब, आप उन लोगों में से हैं जो उन ऑफ द रिकॉर्ड उस वक्त के फैसलों को भी कंडेम करते थे कि जैसे हम लोग भी कहते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत बड़े ब्लंडर्स थे कि कौमी असम्बली से निकल जाना और दोनों अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म कर देना, मतलब इररेलीवेंट हो जाना पूरे निज़ाम से। और फिर निज़ाम ने जो आपके साथ किया उसकी मेन वजह ये बनी जब आप खुद सारा कुछ सरेंडर करके बाहर निकल आए। तो अब भी अगर जब इमरान खान ने जब कहा था ये जो कायमा कमेटियों से निकल जाएं, और आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी बड़ी कमेटी छोड़ दी जो कि जुनैद अकबर अच्छी चला रहे थे और बड़ा उसका प्रेशर था, तो आप जब सिस्टम से बाहर निकलेंगे, ये सिस्टम वाले, मुस्लिम लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये सब आपको वेलकम करेंगे और यही वो चाहते होंगे। तो सिस्टम में रहें, और सिस्टम में रहकर माना बहुत बदतरीन हालात है, लेकिन सिस्टम में रहकर अपनी जद्दोजहद करें आइन और कानून के अंदर रहकर। भट्टी साहब, मैं आपसे अगला सवाल एग्जैक्टली यही करने लगी थी कि सवाल इस तरह से किया जा रहा है, अली साहब आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने धमकी दी, बट क्या ये जिसको भी मुखातिब कर रहे हैं उसके लिए धमकी भी है? नहीं, कोई धमकी नहीं है, और ना बैरिस्टर गौर साहब ने एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, डिप्रेशन का, और यानी वो उन्होंने कहा कोई धमकी नहीं है। जो साहब हैं वो मेहरबानी करें बैरिस्टर गौर साहब पर और मुझ दोनों पर तरस खाएं। पीटीआई का सिस्टम में रहने दें। ठीक है, थैंक यू भट्टी साहब। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके मज़हर अब्बास साहब और एजाज सैयद साहब से सवाल। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक तहरीक मंजूर हुई है जिसमें ईरान जंग से मुतल्लिक ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने पर वोट दिया है, और ट्रंप की जो पार्टी के लोग हैं, मेरा ख्याल है 3 या 4 उन्होंने भी 4 एग्जैक्टली उन्होंने भी वोट दिया है। सर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये इक़दाम ट्रंप को रोक पाएगा, और इसके असरात? वैसे तो ट्रंप को दुनिया नहीं रोक पाई, तो ये रेजोल्यूशन कहाँ रोक पाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है ट्रंप के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बहुत ही रेयर रेजोल्यूशन है कि रिपब्लिकन्स भी एग्री करते हैं इस चीज़ से, और ये खुद, और ट्रंप का ये भी बयान, उन रिपब्लिकन्स के ख़िलाफ़ भी बयान आया है कि उसने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उन रिपब्लिकन्स को जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के हक़ में वोट दिया है। लेकिन डेफिनेटली एक इस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, जो ऑन गोइंग वॉर है उसमें अमेरिका की जो सेनेट है वो ये रेजोल्यूशन पास कर रही है, तो वैसे तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगी। सर, और मार्को रूबियो का बयान इससे ज़्यादा मानी खेज है। मार्को रूबियो कहते हैं कि ये जो करारदाद है ये पैगाम है ईरान को कि जल्द डील करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है ट्रंप पे प्रेशर बढ़ रहा है, और ट्रंप पे, क्योंकि असल सवाल जो अमेरिका में उठाया जा रहा है कि इस जंग का फ़ायदा क्या हुआ है इसका, और इसका नुकसान कितना हुआ है अमेरिका को, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और जाहिर है अब चूँकि अभी तो खैर कुछ महीने हैं, लेकिन जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरह की रेजोल्यूशन मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप के लिए और मुश्किलात खड़ी करेंगी। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सेटबैक है ट्रंप के लिए, और शायद अब ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी एडवेंचर में जाने के लिए। तो एक बंद तो बांधा गया है, लेकिन सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, कोई भी बयान दे सकते हैं और किसी वक्त भी बयान दे सकते हैं। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद ट्रंप के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। थैंक यू सो मच मज़हर साहब। अच्छा जी, एजाज सैयद साहब से सवाल करते हैं। एजाज साहब, पूछा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को इशारा दिया है कि जब तक ईरान अमरीकी फ़ौजियों को बराह रास्त निशाना नहीं बनाता, अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा फ़ौजी कार्रवाई नहीं करेगा। क्या इस सूरत हाल से अमरीका और खलीजी ममालिक के सिक्योरिटी ताल्लुकात पर एतमाद मुतासर हो सकता है?
देखिए, इस वक्त बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट करके ईरान को और अमेरिका को सीज़ फायर के ऊपर आमादा किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी 2-3 रोज़ पहले एक अटैक हुआ है ईरान के ऊपर और ईरान ने उसके जवाब में अटैक किया है कुवैत के ऊपर, और इसी तरह और मुख्तलिफ वायलेशंस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। ईरान अपने बयानात दे रहा है और बहरीन के ऊपर भी एक अटैक हुआ है। वही सूरत हाल है कि ईरान ने कहा है कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो इसलिए उन्होंने भी जवाब दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से भी बहरीन और कुवैत के ऊपर जो अटैक हुए तो उसकी मजम्मत की गई है, बल्कि पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हम जिस पे भी अटैक हो, यानी कि ईरान के ऊपर भी अगर अटैक हो तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त जो अमन को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट डिपार्टमेंट को साइड पे रख दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट की जो थिंकिंग है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इंस्टीट्यूशनल जो मेमोरी है, इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूशनल जो इनपुट है वो नहीं ली जा रही। ये जो फैसला साजी है वो अमेरिकी सदर वाइट हाउस में बैठ के अपने जो करीबी साथी हैं, जैरेड कुशनर हो गए और दीगर जो साथी हैं उनके साथ मिलकर अपनी जो पॉलिसी है वो चला रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल है। लेकिन इस तमाम के बावजूद पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है कि ये जो सारा मामला है वो एक लॉजिकल एंड पे पहुंचे और किसी तरीके से MOU साइन हो जाए और बाद में बाज़ाब्ता तौर पे दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात भी हों और इसका कोई लॉजिकल एंड हो। थैंक यू सो मच एजाज सैयद साहब। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।